आपको आवाज क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर, स्क्रीन शो हो रही है, आवाज भी क्लियर है। सर तो कल हमने स्टार्ट किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रिमेनिंग कंटेंट थे, वो स्टार्ट किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाए थे और मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो लेट्स स्टार्ट देन, जो जहाँ पे हमने कल इसको छोड़ा था। कल सिस्टम ऑफ ओडीईज इस पे डिस्कशन स्टार्ट की थी कि उसे प्रीवियसली तो जितनी भी डिस्कशन थी दैट वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था टू यूलर स्कीम, टू हंस मेथड, और जो आर के मेथड थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑर्डर, ये डिफरेंट जो आर के बेस्ड स्कीम्स थी वो हमने डिस्कस की थी सो फार। लेकिन जो दो चीज़ें प्राइमरीली स्किप हैं अभी तक जो हम कवर नहीं कर पाए थे, वन इज if we have more than one differential equations, then how to solve them simultaneously, and if we have another kind of ODE system जिसको स्टिफ इक्वेशन या स्टिफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, and then how to use built-in models or built-in algorithms in the MATLAB to solve the ODEs or system of ODEs, उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो आज हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आई वांट टू नो कि आप लोगों ने मैथलैब स्टार्ट कर दिया है, उसकी कुछ फंडामेंटल्स उनसे कुछ नो हाउ होगी। कुछ फेमिलियर हैं, कुछ एक्सरसाइज की हैं मैटलैब इम्प्लीमेंटेशन की फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इक्वेशन? नो आंसर? वुड आई अज्यूम कि स्टिल आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की? जी सर। Okay. थोड़ी बहुत की थी, बट इतनी अभी कमांड नहीं आई उस पे ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं हम। मैकेनिकल का बैकग्राउंड था और इस वजह से मैथ पहले तो बिल्कुल यूज़ नहीं की हुई थी। चलें इसको मैटलैब को यूज़ करें, क्योंकि डूइंग मैथमेटिक्स विदाउट एनी कंप्यूटर टूल इट्स नॉट अ गुड वे, एटलीस्ट फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। अगर आप कंप्यूटर टूल यूज़ नहीं करते मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली जहाँ पे आइटरेटिव प्रोसीजर आ जाएं या न्यूमेरिकल स्कीम्स अप्लाई करनी पड़े, then without using computer it's like a thing of 30 years back. तो आजकल अगर आप कंप्यूटर के बिना इनको सॉल्व करना चाहते हैं, स्पेशली इफ यू हैव नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, then it's very difficult कि आप ना विदाउट कंप्यूटर आप उसको सॉल्व कर लें। बट सर At जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं, ये सब कुछ तो एक्सेल में भी सॉल्व हो सकता है ना? ठीक, एक्सेल में कर लें, मैटलैब कर लें या एक्सेल कर लें। जी सर, एक्सेल में तो है कमांड और वो हो भी जाएगा इंशाल्लाह, बल्कि एग्जैक्टली, दैट्स नॉट द प्राइमरी कंसर्न कि आप एक्सेल में कर रहे हैं या मैटलैब में कर रहे हैं, लेकिन देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू। वो ये कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जस्ट वन इक्वेशन और कपल ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो फिर तो मैटलैब काफ़ी हेल्दी होगा। लेकिन अगर आपने इन इक्वेशंस को यूज़ करना है फॉर लेट्स से लार्जर प्रोजेक्ट, इवन के फाइनल ईयर थीसिस भी अगर यूज करते हैं, उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाती हैं, और देन एक्सेल में नॉट बी दैट कन्वीनियंट। एक्सेल में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाती हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस आ जाती हैं, तो शायद वहाँ पे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर स्लाइटली सिस्टम कम्प्लेक्स हो जाता है और आप उसको
विद योर रिक्वायरमेंट आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि मैटलैब इतना कन्वीनियंट ना हो। और अगर वही चीज़ आप मैटलैब में प्रोग्राम कर लेते हैं, उसका एक एल्गोरिथम लिख लेते हैं और मैटलैब के अंदर बिल्ट इन जो इतनी वर्सटाइल उसके एल्गोरिथम्स डेवलप्ड हैं, आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते, then you are just like not using a very useful resource. तो इट्स हेल्पफुल कि अगर आप इस कोर्स में उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो आपके जो बाकी कोर्सेज हैं जहाँ जहाँ पे भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, इफ यू आर फेमिलियर हाउ टू डू दैट विद मैटलैब और लेट्स से विद पाइथन, आप कोई भी ले लें, पाइथन ओपन सोर्स है, मैटलैब प्रोप्राइटरी है, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट यू कैन यूज स्टूडेंट वर्जन ऑफ द मैटलैब, आप जो भी हम डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो इट्स मोर फ्रेंडली इनफैक्ट, और इसकी वर्सटैलिटी ज़्यादा है, आप इसको ज़्यादा रेंज तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको स्पेशली ग्राफिक्स की जब बात आती है, आप अच्छे ग्राफ्स इसमें से निकाल सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस करें मैटलैब की, उसको सीख लें, आपको श्योरली आपको इसका फ़ायदा होगा लेकर। जी चलो। जी, so regarding system of ODEs, if we have multiple ODEs, then this is known as system of ODEs. System of ODEs में या दूसरे जो algebraic equations का system है, उसमें एक चीज़ common होती है, they are not playing very independently, बल्कि ये जितनी भी equations हैं most of the time they are integrated to each other, और हम उनको individually solve नहीं कर सकते, we have to solve them simultaneously. फॉर एग्जांपल, जो आपके सामने एक आर्बिट्रेरी एक सिस्टम दिखाया हुआ है कि दिस इज फर्स्ट ODE, सेकंड ODE until the nth ODE. If we have a system of all these equations, तो जो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन की आउटपुट होगी, इट मे बी इनपुट ऑफ द सेकंड इक्वेशन, इट मे बी इनपुट ऑफ द नेक्स्ट इक्वेशन। तो जब इसमें से आउटपुट लेके नेक्स्ट इक्वेशन की इनपुट बनाना होगी, then you cannot solve it independently. So there should be some algorithm or iterative procedure कि जो इन सारी इक्वेशंस को अगर इंडिविजुअली भी सॉल्व करते जा रहे हैं, तो इट शुड कन्वर्ज इन सच अ वे कि जहाँ पे जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली अपने एग्जैक्ट सोल्यूशन को अप्रोच करे। ये ना हो कि एक इक्वेशन में से एक इनपुट ली है और सॉरी आउटपुट ली है और नेक्स्ट इक्वेशन को में एज इनपुट उसको यूज कर रहे हैं, इफ देयर इज एन एरर इन द फर्स्ट सॉल्यूशन देन द एरर विल एड अप फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट आउटपुट। तो इस तरह से एरर एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में जब प्लेस करते जाएंगे वैल्यूज, तो एरर सिंपली एड अप होता जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द मिनिमम एरर फ्रॉम द सिस्टम rather than from the individual equation. तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे सिस्टम्स को आइटरेटिवली या साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व किया जाए, क्योंकि आप उनको फर्स्ट जो इनिशियल कंडीशन था उनके साथ एक दफ़ा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इनिशियल कंडीशन के साथ आपको शायद वो ट्रू सोल्यूशन ना निकले जो कि आप डिज़ायर कर रहे हैं। तो देन इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उनको साइमल्टेनियसली उनको सॉल्व करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो हमने जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में जो एक एग्जांपल यूज की थी कि इफ वी हैव अ बंजी जंपर, तो इस बंजी जंपर को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो विद इनिशियल कंडीशन। वो इंफॉर्मेशन ये है कि एट एनी इंस्टेंट इसकी स्पेस में पोजीशन क्या है जंपर की, यू कैन टेक द रेफरेंस एज अ ग्राउंड और रेफरेंस एट द टॉप पोजीशन, एंड सेकंड इज कि एट एवरी इंस्टेंट ये क्या वेलोसिटी क्या अटेन कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक्चुअली अफेक्ट करेगी कि उस पर फोर्सेस किस तरह से बैलेंस हो रही हैं। उसके लिए जो मॉडल डेवलप किया था, एंड द मॉडल वाज वन ऑफ देम वाज वेरिएशन इन distance with respect to time, and the second was a variation in velocity with respect to time.
मीन द फर्स्ट इक्वेशन जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी और सेकंड इक्वेशन उसके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड दैट केम आउट विद द बैलेंस ऑफ टू फोर्सेस. वन फोर्स वाज डाउनवर्ड जो कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, and upper was the response of the gravitational force, rather reaction of the gravitational force जो कि upward direction में act कर रहे हैं, and that was a function of the drag coefficient and the velocity. तो इन अगर दो इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहें, हो सकता है कि इट्स रिलेटिवली कन्वीनियंट कि आप ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से जो वेलोसिटी आप सेकंड इक्वेशन में प्लेस कर दें, देन इट विल बी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को दो इनिशियल कंडीशंस के साथ या दो बाउंड्री कंडीशंस के साथ आप इसको सॉल्व कर लें. बट इट्स नॉट ऑलवेज दैट इजी. वी मे हैव अ सिस्टम दैट कंप्राइज कपल ऑफ इक्वेशन, और एक अगर फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम को और एक सर्टेन डोमेन में स्पेस में उसको सॉल्व करते हैं, देन वी मे हैव थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस, स्पेशली जहाँ पे हम कंप्यूटेशनल सर आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है. तो जैन यार हमजा हमजा जी 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 यार जी. क्लास का क्या बना? क्लास खत्म हो गई है कौन सी भाई? ये जो भी चल रही थी. भैया आप आपकी अटेंडेंस रह गई है मार. और यार अटेंडेंस को छोड़ो, वैसे खत्म हो गई ना. मैंने जाना था, फुटबॉल का मैच था मेरा. यार पता नहीं सर ऑफलाइन हो गए, लगता है सर का आज फिर मसला हो गया. लग रहा मसला ही रहे. ठीक है. मुझे लगता है सर की इस टाइम चलो. लाइट चली जाती है. और यार अगर कोई मैडम जो रोजाना जो मजाक रखा हो ना, असाइनमेंट देने वाला, अगली मैडम की क्लास है तो मैडम को कह देना, हाँ मैडम कई लोग बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं तो वहां हाँ पे हाँ. सिग्नल नहीं आते, 8 बजे के बाद 7:30 बजे क्लास खत्म करवा दिया करो मैडम की, 7 बजे बल्कि. ये भी है वैसे. और मैडम का सिलेबस बहुत हो रहा है, वो संभाला नहीं जाना, मैडम को जरा संभालना पड़ना है अब. हाँ हाँ मैं ये बात ठीक. देख रहा हूँ. हाँ हमारा सिलेबस काफी ज्यादा हो गया मैडम का, तो चलें देखते हैं क्या होता है. यार और अच्छा, वो मिड टर्म वाला सिलेबस कैंसिल हुआ है कि नहीं? हमार मुझे कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, पता नहीं अभी तक. आई डोंट थिंक सो कैसा होगा, क्योंकि जो पॉलिसी आएगी वो कम्प्रीहेंसिव होगी और उसमें मिड टर्म की भी कुछ परसेंटेज इंक्लूड होगी. चलो यार देखते हैं. बाकी ये कि यार मैडम को थोड़ा रोकते हैं कि मैडम तो पढ़ाई जा रही है बेवकूफों की तरह. यार आप ना ऐसा किया करो ना, कोई क्लास में बोलता ही नहीं, आप जब मैडम पढ़ा रही हो कभी कह दिया करो मैडम आवाज़ नहीं आ रही, इस तरह की डिस्टॉर्शन हो रही है, ये वो करके कोई आधा घंटा ऐसे ही निकाल दिया करो. आप दीवे बन के सुनते रहते हो मैडम के सामने, उन्होंने तो पढ़ाते जाना. तो यार असल में मैं आपको सही बताऊं ना तो हम मैं खुद भी ना लॉग इन करके चला जाता हूँ और मैं आराम से ग्राउंड में फुटबॉल खेल लिए, इधर उधर रनिंग कर ली, इस चक्कर में रहते हैं. मैं तो लेक्चर सुनता ही नहीं हूँ. बस सबके यही सीन है, सारे यार लॉग इन हो गए तो अपने अपने काम कर रहे होते हैं. हाँ. बस अब 6 बजे निकलना है, 8 बजे वापस आना है. उस दौरान कोई देख लिया तो देख लिया, कोई सेशन हो रहा है, वरना तो चलता रहता है ऐसे ही.
जी अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। यस सर। कनेक्शन लूज हो गया था। हम बैक नाउ। वेरी सर स्ट्रेंज क्योंकि लगता है हमारे सर लगता है इस टाइम लाइट चली जाती है केएफ की। नहीं लाइट तो नहीं गई। अभी मैं डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, लाइट भी नहीं गई। लेकिन आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम था कि बीच में एकदम से कनेक्शन लूज हो गया। सर ये इमदाद भाई को पकड़े, वो कुछ खराबी करते हैं। इमदाद भाई हैं, लाइन पे हैं? सर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ उन्होंने। बस इसीलिए ज्वाइन नहीं किया होगा। ये कल दो क्लासेस ऐसी मेरी डिस्टर्ब हुई थी। एक दफ़ा बीच में लाइट चली गई, और जब तक वो रीस्टार्ट किया लाइट आई तब तक ये क्लास का टाइम ख़त्म हो चुका था। और दूसरी दफ़ा तो खैर कनेक्शन ऐसा लूज हुआ है, हालांकि लाइट भी थी। मैंने क्या करें जब इस तरह की सिचुएशन में रह रहे हैं, वी हैव टू बी दैट। तो जी जी वी हैव these टू इक्वेशंस इन द सिस्टम कि जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अभी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है और आवाज़ क्लियर आ रही? जी सर, आ रही है। यस सर, नजर आ रही है। ओके जी, ये दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली विद द इनिशियल कंडीशंस कि इफ वी हैव टाइम इक्वल टू ज़ीरो, कि जब वो जंपर ने एक्चुअली जंप किया है, जस्ट एट दैट मोमेंट तो डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया होगा दैट्स ज़ीरो एंड द वेलोसिटी ज़ीरो, कंसिडरिंग कि इनिशियली वो स्टैटिक पोजीशन पे था एट सर्टेन हाइट। So the point is how to solve this system. This is very simplistic system. Normally we don't have these this kind of simple system के जिनको हम engineering में इनको solve करना होगा. Most of the cases we will have several number of equations जिनको simultaneously solve करना होगा. अब इसमें जो first equation में जो velocity है, this is in fact input of the second equation. तो दैट्स वाई हम इनको इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस के फर्स्ट इक्वेशन में को एलिमिनेट करें, सेकंड इक्वेशन में जो वेलोसिटी है समहाउ इसको रिप्लेस करें। तो दैट कैन बी एन अल्टरनेट वे, बट लेट्स से with the given problem we choose to use RK method to solve this system. And if you can quickly revise कि RK method वो है क्या, starting from the first order of RK method till sixth order of the RK method. That's why we are going to use fourth order RK method. और fourth order of RK method में we have four number of slopes, individual slopes, और numerical solution में to obtain the next point, or next point where it can be with the distance and it can be with the velocity, both equations. And that is equal to the last information plus the slope of the curve times the step size. और ये जो slope है, this is in fact combination of four different slopes with every previous slope as input of the next slope. तो इस तरह से हमने K1, K2, K3, K4 इनकी calculation करके then we can go back to the parent equation of fourth order RK method for the calculation of the next information at the next point. इसको करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, इट्स वेरी कन्वीनियंट कि अगर हम इसको जो जेनेरिक सिस्टम की फॉर्मुलेशन है उसके तौर पर रिप्रेजेंट कर लें, देन वी कैन फिगर आउट द इंफॉर्मेशन वेरी वेरी क्लियरली। और वो जेनेरिक कंडीशन क्या है कि लिस्ट ऑल द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स in the functional form of the derivative. जो टाइम है दिस इज द इंडिपेंडेंट पैरामीटर, नेक्स्ट जो उसके पॉइंट्स हैं y, these are the outputs. So list all the equations as a function of input and the outputs. Then we can figure out कि at every next point input क्या होगी और output क्या होगी from the previous equation. Then it make it convenient कि
इसको हम सॉल्व कर पाए। सो वो जो जनरल फॉर्म है या फंक्शनल फॉर्मेट है ओडीज का, सिंस वी हैव टू आउटपुट्स इन द सिस्टम, one is the distance, the second one is the velocity, and one input. So we can write it in the form in the functional form of the system of ODEs. That the change in distance with respect to time may be a function of time, space, and the velocity. So in fact, first equation mein we don't have distance, but the time is built in as a derivative. तो उसके लिए जो करना पड़ेगा, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, वी हैव टू डिटरमिन के वैल्यूज फॉर द फर्स्ट इक्वेशन एंड के वैल्यूज फॉर द सेकंड इक्वेशन। तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली डिटरमिन करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन गो बैक टू द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द आरके मेथड, उसमें प्लेस करके वी कैन डिटरमिन द नेक्स्ट पॉइंट्स फॉर द डिस्टेंस एंड फॉर द वेलोसिटी। तो लेट्स डू इट। जो फर्स्ट के वैल्यू है, फर्स्ट के वैल्यू के लिए जो इनिशियल कंडीशंस हैं दैट कैन बी हेल्पफुल। कि जब जीरो टाइम था उस वक्त डिस्टेंस क्या था और वेलोसिटी क्या थी, वो इनिशियल कंडीशंस में गिवन है। सो वी कैन एवेलुएट द फंक्शन जो के है, के इज सिंपली द डेरिवेटिव इक्वेशन, और द फंक्शन जो कि इक्वेशन में यहाँ पे गिवन है, वी कैन एवेलुएट दिस इक्वेशन एट टाइम जीरो, distance 0 and velocity 0, और velocity 0 है, this is the only variable in the first equation, so it came out to be 0. इसी तरह से second equation में at time 0, at distance 0, at velocity 0, when we can place all this information to determine the slope of this curve are simply dv by dt, because dv by dt is nothing more than the slope जो कि K1 है। So just place this information. Velocity is 0, then this whole combination makes 0, and we will simply have the G value. And G value we can use it as 9.81. Sometimes we conveniently use 10 meter per second. So these are the K1. But for the first equation we are using the second index, and the first index refers to the k value, if it's a first k or second k or third k. So these are the outputs of k1. अब k1 की बेस पे नेक्स्ट ये है कि हम डिटरमिन करते हैं, नेक्स्ट टाइम डिटरमिन करना होता है, और जो y वैल्यू है वो डिटरमिन करनी होती है। y वैल्यू फॉर द फर्स्ट इक्वेशन विल बी वेलोसिटी, डिस्टेंस, and for the second equation it will be velocity. So the distance so the distance using these k1 values, k1 value is 0, and k1 for the second equation as a velocity is 9.81. So simply place this information. The previous value is the same. Excuse me sir. जी सर जब हम ये x by dt मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, तो सर इसका इट्स मीन डिस्प्लेसमेंट का जब हम टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, इट्स मीन हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो सर इसमें अगर हमारे पास वेलोसिटी 0 ना हो, इनिशियल कंडीशन में कोई और वेलोसिटी दे दी जाए, देन सर हम इसको किस तरीके से लेके आगे चलेंगे? We'll use that information as it is, क्योंकि वो एक्चुअली इनिशियल कंडीशन होगी। So let's say if initial condition is at t equal to 0, velocity is 5 meter per second. Right? If this is the initial information given, so we will simply evaluate this function for the k1 value at t equal to 0, velocity equal to 5. So then this number will be 0, and this number will be 5. So in fact the result output will be 5, because we don't have distance over here, we don't have time over here, we simply have velocity as the right side, so the right side जो value है वो 5 है, so simply we will have the output as 5. So 5 will be the first k1 value. k11 is the k1 जो कि rk method का है, and the second index refers to the number of
the equation. So if this equation is, let's say we have, this is 1 and this is 2, so the second index refers to this 1 and 2. तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी हमें वो बेसिकली 5 मिलेगी rather than 0. तो इसी तरह से ये इंफॉर्मेशन सेकंड में प्लेस कर देंगे. देन वी विल इवैल्यूएट दिस फंक्शन एट t0 x0 एंड नॉट दिस 0 बट एट 5, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इसको वैल्यूएट किया है एट b इक्वल टू 5 वैल्यूएट. तो इसी तरह से वी विल गो ऑन. तो इट्स नॉट लाइक कि ऑलवेज यू हैव टू हैव इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 एंड द आउटपुट इक्वल टू 0. वी कैन हैव अ वेरिएबल वैल्यू कि अगर वो बेसिकली जब उसने जंप किया है, it's already moving with certain velocity, and that velocity at 0 time we are using as the input value for the next calculation, right? तो जो भी input condition होगी आप input condition से simply use कर लेंगे function को evaluate करने के लिए, right? जी सर. So then the next value x1 would be x evaluated at 0 and the k1 times h by 2. ये जो राइट साइड वैल्यू, ये वाली वैल्यू k2 evaluate करने के लिए, उसमें हाफ ऑफ स्टेप साइज मल्टीप्लाई बाय जो प्रीवियसली k1 वैल्यू वैल्यूट की है. एंड देन यू हैव टू फिगर आउट कि जब x की वैल्यू फिगर आउट कर रहे होंगे then the k1 will refer to the x value, और वो refer to the x value is in fact the first one. इसी तरह से velocity के लिए जो k1 value होगी, it's in fact k1 2, because 2 is the velocity output from the second equation. तो उसके लिए जो 9.81 velocity, या let's say not exactly the velocity but corresponding to the velocity जो k1 2 है slope है, that is 9.81. एक्चुअली वो प्लेस करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द नेक्स्ट आउटपुट वेलोसिटी. तो इस तरह से प्लेस किया. 2 इज द स्टेप साइज, जो 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 गिवन कंडीशंस में. तो इस तरह से नेक्स्ट एक्स एंड वी वैल्यूज इवैल्यूएट कर लेंगे, एंड बेस्ड ऑन दिस एक्स एंड वी वैल्यूज वी कैन प्रोसीड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ k2 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन एज वेल एज फॉर द सेकंड इक्वेशन. So for the first equation we will evaluate टाइम, बिकॉज जो टाइम इवेल्युएट किया है वो लास्ट टाइम प्लस हाफ ऑफ द स्टेप साइज है. ठीक, लास्ट टाइम 0 था, हाफ ऑफ द स्टेप साइज इज 1, 2 by 2, so new time is in fact 1. Distance so far we have 0 and the velocity 9.81. so we will evaluate first function at time 0, time 1, distance 0 and the velocity 9.81. so we have only velocity over here, so ये velocity की output value आ जाएगी, right? And similarly evaluate second function at time 1, distance 0 and velocity 9.81. so place 9.81 over here, take its square, multiply with the drag coefficient, divide by mass, और इसको g से subtract कर लें. so we have a new k value or the second k value for the second equation as 9.4567. दो k's आ गए. then first we will proceed for the calculation of this parameter so that we end up with the k3 values. तो उसके लिए पहले डिस्टेंस वो एवेल्युएट करना पड़ेगा. वो डिस्टेंस एवेल्युएट करेंगे तो इनफैक्ट ये चीज़ एवेल्युएट कर रहे होंगे फर्स्ट इक्वेशन से. सेकंड इक्वेशन के लिए ये एवेल्युएट करेंगे तो इनफैक्ट हम वेलोसिटी के कॉरिस्पॉन्डिंग पैरामीटर एवेल्युएट कर रहे होंगे. सो द लास्ट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस इज अगेन 0 एंड द नेक्स्ट इज हाफ ऑफ k2 टाइम्स h. सो हाफ ऑफ द स्टेप साइज टाइम्स k21 वही है जो कि लास्ट k2 वैल्यू फॉर द फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एवेल्युएट किया 9.81. तो 9.81 भी यहाँ पे प्लेस करेंगे. इसी तरह से वेलोसिटी जब एवेल्युएट करनी होगी, वेलोसिटी के लिए लास्ट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ओवर हियर हाफ ऑफ द स्टेप साइज टाइम्स k2 फॉर द वेलोसिटी और k22 जो कि 9.4567 है.
ठीक है, 9.4567 टाइम्स हाफ ऑफ द स्टेप साइज। तो इसको evaluate किया है तो 9.4567 अगेन है। So you can proceed with the time according to the requirement in the function over here कि जो K3 evaluate करना है, this is also the last time जो कि 0 था plus half of the step size। तो इसको evaluate करने के लिए it's the same 1 times 0 plus half of the step size is 1, 0 plus 1 is the 1. Now the distance is not 0, it's in fact 9.81 and the velocity is 9.4567. So we will evaluate both of these functions at distance, time 1 second, yeah, 1 time, whatever the unit is, distance 9.81 and the velocity 9.4567. इन तीन इंफॉर्मेशन पे हम दोनों इक्वेशंस को evaluate करेंगे to determine the K3 values for first equation and for the second equation. So we end up with the new values. Next, अब ये न्यू वैल्यूज पे K4 evaluate करना है, तो K4 evaluate करने के लिए आउटपुट फंक्शन यहाँ पे evaluate होगा फर्स्ट, that the last value of the distance and last value of the velocity plus K3 जो कि previous calculation में आया times the step size. So this is over here. K3 for the first equation, K3 for the second equation times the step size. और step size is equal to 2, तो दोनों के evaluate कर लेंगे. We have new values for x and v. So x and v are in fact these parameters. These are x and v's. और जो time है, time because it's not that much complicated to calculate, तो वो हम simply उसको figure out कर सकते हैं. So last time is 0 plus the step size. So 0 plus 2 makes it 2. जो K4 values हैं we can evaluate at time 2. जो last distance calculate किया है it's over here 18.91 और जो velocity calculate किया है it's 18.96. तो इस पे basically इन तीन values पे we have to evaluate again the first function and the second function. जो first function है it will be simply the output of the velocity जो कि 18.96 है. We have the same number 18.96 over here. लेकिन जब velocity की calculation की है, velocity की calculation में it's not only 18.96, rather we have chunk of others as well जो कि g minus ed over m इसको multiply करना होगा velocity squares के साथ. So that way at these three informations, time is not being used in the calculation of the k values. Distance is in fact not being used in the calculation because distance इसमें implicitly कहीं पे भी involved नहीं है. But we do have the velocity square in the equation. So that end up with a new value, 8.4898. So we have all these k values for both of the equations. Then we can place all the k values in the fourth order ODE to calculate the next distance and next velocity. वो किस तरह से evaluate करेंगे? For the distance it will be the last distance plus slope based on 4k values times the step size. So last distance was 0 and last velocity was 0. If we evaluate in such a way, we will determine the next point and that is the second point, v2 and x2. और जो 4 k values हैं, 4 k values का combination multiply करेंगे step size के साथ. So we have the next distance that is 19.1656 and the next velocity that is 18.72. These are in fact output of the differential equations जो कि second जो points हैं वो हम calculate करना चाहते थे. So that means कि अगर zero time जो था उस पे distance भी 0 था और velocity भी 0 थी. RK मेथड में भी वही हमने यूज किया है एज इनपुट पैरामीटर्स क्योंकि वो इनिशियल कंडीशंस हैं. नेक्स्ट आफ्टर 2 seconds or 2 time units we have distance 19.1656 and we have velocity 18.7256. Yeah, we have these two values
from the two differential equations at the next time interval. If you remember कि उसमें एनालिटिकल सॉल्यूशन भी दिए हुए थे कि डिस्टेंस को अगर एनालिटिकली इवैल्यूएट करें वो एंड अप विद दिस फंक्शन, और वेलोसिटी के लिए ये फंक्शन है. देन वी कैन इवैल्यूएट एनालिटिकली एज वेल, और एनालिटिकली वैल्यूज जो हैं these are very close to the RK method values. और जो बेसिकली उसमें true error है, it's of the order of third decimal point, जो percentage. So then you can figure out it's quite reasonably accurate कि जो distance है 19.1663 with the analytical solution and 19.1656, they are just 0.004% away from each other. This is how you can solve some of ODs using RK method. But more important is कि अगर आप इस तरह से इसको मैनुअली सॉल्व करते रहेंगे, it will take too much time. और especially अगर number of equations more than 2, then just imagine how much exercise you have to do to calculate your solution values. But this is the scheme that you can implement for system of ODEs. और उसके जो बेसिक मेथडोलॉजी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि यू हैव टू डिटरमिन द के वैल्यूज़. और जब प्रीवियस के वैल्यूज़ आ जाती हैं, बिकॉज दीज प्रीवियस के वैल्यूज़ आर बीइंग यूज्ड इन द नेक्स्ट के वैल्यूज़, at every time you have to evaluate the next k values until unless you determined all k values, 4 k values for fourth order RK method. तो इस तरह से आप इसको सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं मैनुअली. और इसी को मैनुअली सॉल्व करने के बजाय अगर आप इसको एल्गोरिदम पे ले जाएं, देन सिंपली यू नीड टू गिव द इंफॉर्मेशन कि आपके इनिशियल कंडीशंस क्या हैं और फंक्शन क्या है जिसको वैल्यूएट करना है, एंड कंप्यूटर विल जनरेट सॉल्यूशन फॉर यू. इज दिस क्लियर नाउ कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ ODEs को? यस सर. जो सेम रिजल्ट्स हैं ये बुक में सॉल्व किए हुए हैं फॉर यूलर्स मेथड एज वेल एज फॉर RK मेथड. RK मेथड वो है जो कि अभी हमने सॉल्व किया है, जिसका जो सोल्यूशन एक्स का जो सेकंड टाइम इंटरवल पे था 19.1656 एंड वेलोसिटी वाज 18.7256. यही जब उस पे यूलर पे सॉल्व किया हुआ, यू कैन ट्राई विद द यूलर में डिफरेंस ही होगा कि आपकी जो वेलोसिटी होगी और डिस्टेंस जो होगा नेक्स्ट पॉइंट पे जब इवैल्यूएट करने होंगे, यू वॉन्ट यूज K1, K2, K3, K4, but only you will use K1 values. So yi plus 1 will be equal to yi जो लास्ट इंफॉर्मेशन है प्लस स्लोप k टाइम्स द स्टेप साइज. तो आपको 4 के वैल्यू से वैल्यूएट करने के बजाय इफ यू आर यूजिंग ओनली 1 के वैल्यू, दैट मीन्स यू आर यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर RK मेथड और यूलर मेथड, तो उसके साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली द सेम वे जिस तरह से अभी ये सॉल्व किया हुआ. तो उसके साथ जो रिजल्ट्स आए हैं यू कैन जस्ट विजुलाइज कि उसमें एरर क्या है. 100% फॉर द डिस्टेंस जो सेकंड इंटरवल पे है, 4.7% for the velocity. So you can just consider these numbers. It's quite a huge difference compared to the analytical solution. But just compare with the RK method. RK method में ये third decimal point पे जाके ये errors आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये significant हैं, 20%, 40%, even 100% for the first value. और क्योंकि every first value आपके next value की input बन जाता है in the system of equations, तो जो एरर है वो बेसिकली बिल्डअप होता रहेगा. दो के सिस्टम अपने आप को रिफाइन भी करता है, लेकिन जो एरर है वो बेसिकली बिल्डअप होता है, और नेक्स्ट एक जो रिजल्ट्स हैं उनको भी राइटली वो कैलकुलेट नहीं करेगा. एक्सक्यूज मी सर. ठीक जी सर, ये जो एरर है ये 0.00% हो रहा है आफ्टर 8 आइट्रेशन के बाद, आई थिंक 8 इंटरवल्स के बाद टाइम के. और सर उसके बाद अगेन से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, 0.005% हो रहा है. सर इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ये बेसिकली सिस्टमैटिक नहीं है कि आपका एरर जो रिफाइन होता जाएगा. शायद आपको यहाँ से लग रहा हो कि एरर आपका रिफाइन होता जा रहा है 100%, 45, 24, 13, 8. इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दिस कि आपका जो एरर है वो बेसिकली नेक्स्ट इंटरवल पे आपका रिड्यूस होता जाएगा. दीज आर द रैंडम एरर्स जो कि उस इंटरवल पे वैल्यूएट हो रहे हैं. So there is no
सीक्वेंस फॉर देम कि आप एक्सपेक्ट करें कि जो आपका 4% है 1 होगा, फिर उसके बाद 0.0005% होगा, एरर रिड्यूस होता जाएगा. So it's not always like this. ठीक. सर इट्स मीन ये रैंडमली चलता है, मतलब इसमें एक सीरीज नहीं आती कि आप इतने पॉइंट्स पे जाके या इतने टाइम इंटरवल्स के बाद जाके आपके पास एरर 0 होगा और उसके बाद 0 ही रहेगा. इट्स मीन कि उसके बाद अगेन भी ये बढ़ सकता है एरर. एग्जैक्टली. ये जो एरर है ये बेसिकली रिड्यूस होता है इफ यू आर यूजिंग आइटरेटिव प्रोसीजर. लेकिन यहाँ पे आइटरेटिव प्रोसीजर नहीं है. आर के मेथड, इफ यू रिमेंबर, हमने जब प्रीवियस लेक्चर में भी जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमने ह्योन्स मेथड के लिए जो आइट्रेशंस की थी, लेकिन आर के मेथड के लिए कभी आइट्रेशन नहीं की थी. आर के मेथड एक दफ़ा इम्प्लीमेंट किया तो सेकंड सोल्यूशन आ गया सेकंड इंटरवल पे, देन वो इम्प्लीमेंटेड तो थर्ड जो इंटरवल है उस पर आ गया. सो एवरी टाइम वी आर टेकिंग वन टाइम स्टेप और उस टाइम स्टेप पे बेसिकली सोल्यूशन एवेलुएट कर रहे हैं यूजिंग आर के मेथड. लेकिन अगर इसी को फॉर एग्जांपल आर के मेथड को ही अगर आइट्रेट करना शुरू कर दें कि रन द solution at second time interval, let's say for 5 times, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका ये जो 4 है फिर 4 रिड्यूस होके लेट्स से 3 हो जाए, 2 हो जाए, as you proceed with the iteration numbers. लेकिन क्योंकि यहाँ पे आइट्रेट नहीं किया, यहाँ पे बेसिकली हर दफ़ा जब आइट्रेशन रन होती है या एल्गोरिथम रन होता है तो बेसिकली हम नेक्स्ट टाइम स्टेप पे कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एनी सिस्टमेटिक एरर इन दैट. तो ये रैंडम एरर है जो कि हर दफ़ा उसमें अपेयर हो रहे हैं. लेकिन अगर इसी को रिफाइन करना चाहते हैं, इवन यू कैन यूज आइटरेटिव प्रोसीजर, आउटर आइटरेटिव लूप फॉर द आर के मेथड. लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है अंडर अनलेस कि आपको एक्यूरेसी वैल्यू इतनी ज़्यादा कंसर्न हो कि आप इस पे भी आइट्रेशन अप्लाई करें, लेकिन उसमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कंसिडरिंग कि आपका 0.004% है, दिस एरर इज एक्सेप्टेबल टू यू. ठीक. तो दिस इज आर के मेथड. अगर आप इसी को आर के जो फोर्थ ऑर्डर है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मैटलैब में, तो मैटलैब के अंदर बिल्ट इन एक फंक्शन डिफाइन है और उस फंक्शन को RK4SYS, ये उसका फंक्शन का नेम है. ये जो फंक्शन है ये बेसिकली फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड अप्लाई करता है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ ओडीज. वो सिस्टम ऑफ ओडीज बेसिकली एक सिंगल ओडीई भी हो सकती है और मल्टीपल ओडीज भी हो सकती है. उसका स्क्रिप्ट कैसे है, यू कैन जस्ट कॉपी दिस स्क्रिप्ट इनटू द मैटलैब, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं. ये उसका डिफॉल्ट स्क्रिप्ट है कि लेफ्ट साइड पे जितने भी फंक्शंस होंगे मैटलैब में दीज आर द आउटपुट्स, और राइट साइड पे इनपुट होती है. राइट साइड में दिस हैज टू बी एग्जैक्ट नेम ऑफ द फंक्शन जो कि मैटलैब के अंदर डिफाइन किया हुआ है, या अगर आप खुद से कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम नेम ऑफ द फाइल जो कि आप अपने कंप्यूटर में उसको सेव करते हैं. ऐसे नहीं हो सकता कि सिस्टम में जो फाइल आपने सेव की हुई है वो RK2SYS है और आप उसको RK4SYS के साथ कॉल करें, इट विल नेवर वर्क लाइक दिस. सो द फाइल नेम इज इम्पोर्टेंट फॉर द MATLAB application. So this is the name of the function for fourth order RK method in the MATLAB. उसको स्क्रिप्ट रन कैसे होता है, फर्स्ट यू कॉल द फंक्शन जिसको सॉल्व करना होता है, एंड फंक्शन इज इनफैक्ट सिस्टम ऑफ ओडीज. ठीक, वो आप डायरेक्टली इसी लाइन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम ऑफ ओडीज को, या अलग से एक फाइल भी बना सकते हैं फंक्शन की फाइल, या जो ऊपर जो स्क्रिप्ट जहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं आप ये फंक्शन कॉल करने से पहले आप उसको जो जो फंक्शन हैंडलर है जो कि लास्ट टाइम हमने एट द रेट ऑफ के साथ डिफाइन किया था, एट द रेट ऑफ लेट्स से एक्स वैल्यू एंड फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द एक्स वैल्यू एंड गिविंग द सर्टेन नेम ऑफ द फंक्शन लेट्स से डी बाई डी टी. आप डायरेक्टली ये डी बाई डी टी आप इसको भी कॉल कर सकते हैं. तो इस तरह से फंक्शन हैंडलर स्क्रिप्ट में आप इस लाइन से पहले भी आप उसको लिख सकते हैं. सो देयर आर ऑल दीज वेज टू डिफाइन द फंक्शन. सो पहले आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि आप सिस्टम ऑफ ओडीज को डिफाइन कर रहा है उसको कॉल करेंगे. देन यू विल गिव द टाइम स्पैन जिसमें सॉल्व करना है. फॉर द प्रीवियस केस लेट्स से वी हैड टाइम स्पैन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 10 व्हाटएवर द यूनिट्स इज, बिटवीन 0 and 10 आपने इसको सॉल्व किया था, so this will be between 0 and 10.
ये इनिशियल वैल्यूज हैं, कॉमा के साथ आप इनिशियल वैल्यू डिफाइन करेंगे, और जितने ओडीईज होंगे उतनी ही इनिशियल वैल्यूज होंगी, बिकॉज एवरी ओडीई रिक्वायर्स एटलीस्ट वन इनिशियल कंडीशन। और उसके बाद स्टेप साइज को डिफाइन करना होगा, एंड दीज आर अदर इनपुट वेरिएबल्स दैट वी रेयरली यूज। आप यहाँ पे बेसिकली कोई और इनपुट वेरिएबल्स भी दे सकते हैं जो कि एक्चुअली फंक्शन के अंदर अगर डिजायर्ड हों तो आप यहाँ से फंक्शन को पास भी कर सकते हैं। सो हाउ इट वर्क्स, you define either a separate function in a separate file, और वो फंक्शन का नेम जो होना चाहिए इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम नेम जो कि यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ये जेनेरिक उसका स्क्रिप्ट है, लेकिन जब फंक्शन को कॉल करेंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, then the function name should be exactly the same as you are calling in the system or in the solution. उसके बाद जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, यू हैव टू डिफाइन कि वो फंक्शन किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। फॉर आवर केस लेट्स से वी हैव वन टाइम एंड वी हैव वाई, वी कैन हैव मोर देन वन वाई, और अगर एक से ज़्यादा वाई हों, जैसे इसी रिसेंट एग्जांपल में थी, उसमें एक वाई था, आउटपुट थी जो कि डिस्टेंस की फॉर्म में थी, और एक आउटपुट थी जो कि वेलोसिटी की फॉर्म में थी। बिकॉज मैटलैब वर्क्स विद मैट्रिसेस या वेक्टर्स, तो आप जो y है you can define it as y1 y2, तो only you need to call is the y, और वो y built in एक वेक्टर को डिफाइन कर रहा होगा। so here in this function you either you can call y1 comma y2, or you can simply take y, and y built in it includes y1 and y2, you can call whatever the way। so यहाँ पे अगर y2 को कॉल करना है और y2 को डिफाइन किया है वेलोसिटी, दैट इज द फर्स्ट ODE, वन इज दैट वन, और जो सेकंड ODE है उसमें भी वेलोसिटी काउंट हो रही है, उसको भी y2 काउंट कर दी है और y2 एच हो गई है। ठीक, अगर सेपरेटली y1 या डिस्टेंस x भी अगर इक्वेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है तो आप उसको y1 डिफाइन कर देते और इसको y2। दीज आर बेसिकली राइट साइड ऑफ द ODEs। दिस इज dx by dt equals y2, or let's say v, and this is in fact dv by dt, and dv by dt was g minus cd over mass multiply by velocity, और velocity को कहा है कि this is y2। अगर उसमें साथ में x भी मल्टीप्लाई कर रहा होता तो आप y2 मल्टीप्लाई बाय y1 कर देते, एंड y1 was understood कि वो x है। ठीक है, क्योंकि मैटलैब डजंट नो कि वेलोसिटी v क्या है, डिस्टेंस है, इट ओनली वर्क्स विद नोटेशंस। तो आप नोटेशंस को, जिस भी नोटेशन को जिस भी वेरिएबल के लिए कॉल करना चाहते हैं, यू कैन कॉल दैट। सो दिस इज द फंक्शन। अब ये फंक्शन आप इस स्क्रिप्ट से ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन हैंडलर के तौर पे, तब आपको इस तरह से डिफाइन करना पड़ना था, या आप उसकी एक सेपरेट m फाइल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, m फाइल इज कि जहाँ पे उसको कॉल, इसको सेव करेंगे dy/dy/s.m। अगर एक फाइल का नेम ये वाला होगा, दैट मीन्स इट कंटेन्स अ फंक्शन, और वो फंक्शन है बेसिकली हमारे सिस्टम ऑफ ODEs। वो उसमें दो ODEs हैं जो कि दो ODEs इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ वेज कि आप उनको जो ना फंक्शंस को आप डिफाइन कर लें, उसके अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन कर लें। आप जिस तरह से मैटलैब को सीखेंगे यू विल बी प्रीटी फेमिलियर विद दिस। उसके बाद आप इसको सॉल्व करना है। ये जो लेफ्ट साइड है यू कैन राइट इट, या इसको ना भी लिखें, यू कैन सिंपली कॉल अनदर फंक्शन, या सॉरी अनदर टर्म सोल्यूशन, आप उसको कह दें, आप अपना नेम लिखें, डजंट मैटर, बिकॉज लेफ्ट साइड इज जस्ट द आउटपुट, इट डजंट नीड टू बी डिफाइंड दिस वे। लेकिन जो राइट साइड है कि वो जो स्क्रिप्ट जिसने सॉल्व करना है फंक्शन को, फोर्थ ऑर्डर RK सिस्टम, RKSYS, ये लिखना जरूरी होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखा हो तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यू कैन नॉट चेंज इट। उसके बाद फंक्शन को कॉल करना है, और फंक्शन का नाम रखा हुआ है dy/dt/sys, और ये @ लगा के उसको फंक्शन हैंडलर के तौर पे कॉल कर लिया। देन इट्स अ टाइम स्पैन इज बिटवीन 0 and 10, देन इट्स y0 initial values for x, again you can recognize this is y1 and this is y2, and we know okay y1 this is equal to x and this is equal to b, so you have to define
वन इनिशियल कंडीशन फॉर ईच इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए एक्स का डिफाइन करना जरूरी है बिकॉज इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए वी का डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे स्टेप साइज, और स्टेप साइज के अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसको पास करने के लिए। तो इसलिए ये जितने भी वेरिएबल आर्गूमेंट इनपुट है वारार्गन है इसकी ज़रूरत नहीं। ये बेसिकली आप यूज़ कर सकते थे इसको पास करने के लिए फंक्शन में। लेट्स से अगर आप यहाँ पे 9.81 ना लिखते, यहाँ पे जी लिख देते, देन यू कुड डिफाइन जी ओवर हियर। और जी अपने जो मेन फाइल है, मेन फाइल में यहाँ पे पहले जी कॉल करते हैं, जी एस 9.81 और यहाँ पे जी लिखते हैं। तो और इस जगह पे जी लिख लें, ठीक, तो ऑटोमेटिकली उसको जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको कॉल कर लेंगे। तो दीज आर मल्टीपल वेज कि जिस तरह से आप सिस्टम को कॉल कर सकते हैं। तो अब ये जी आपको एक ये लाइन, दो लाइन से लिखनी पड़ेंगी और ये दो लाइन से लिखनी पड़ेंगी। इससे होगा ये कि आपका फंक्शन डिफाइन हो जाएगा और उसके बाद उसकी सोल्यूशन आउटपुट आ जाएगी और वो डिस्प्ले भी कर देगा टाइम वर्सेस फर्स्ट वैल्यूज वर्सेस सेकंड वैल्यूज। वो आपको एज अ आउटपुट वो डिस्प्ले करके दे देगा। ठीक, इतना सा काम है मैटलैब में उसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं, आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस भी हो सकती हैं और मल्टीपल इक्वेशंस को अगर आपने डिफाइन करना है तो आप उसको जो जो है आप उसको मल्टीपल इक्वेशंस को डिफाइन करने के लिए लेट्स से थर्ड इक्वेशन है तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएं, थर्ड इक्वेशन डिफाइन करनी है, आगे उसको और इक्वेशन डिफाइन कर दें। इस तरह से यू कैन गो एज मनी एज इक्वेशंस यू हैव। ओनली द डिफरेंस विल बी कि जब आपने उसकी इनिशियल कंडीशंस को भी डिफाइन करना होगा तो उसी सीक्वेंस में आपने इनिशियल कंडीशंस भी उसकी डिफाइन करनी होगी। So this is how it works. I hope this is clear now. Yes, sir. Apart from RK4 SYS, we have other built-in models जो MATLAB के अंदर हैं। उसमें एक है ODE 23, जहाँ पे आपने RK4 SYS लिखा था, उस जगह पे आप ODE 23 लिख देंगे। तो आप एक डिफरेंट सॉल्वर को यूज़ कर रहे होंगे टू सॉल्व योर सिस्टम। And ODE 23 is primarily based on second and third order RK scheme. Another script is ODE 45 or ODE 45 is based on fourth and fifth order RK formula. तो ये उसके दो अलग से हैं। बाकी इनकी जो मेजर जो डिफरेंस आता है एक्चुअली वो सिर्फ ये नहीं है कि दिस इज RK मेथड और एनी अदर मेथड। जो सॉल्वर हैं, सॉल्वर्स को बड़ा रिफाइनली वो उनको राइट करना पड़ता है। इट शुड बी केपेबल कि आपका जो स्टेप साइज है वो स्टेप साइज अडॉप्टिव हो। अगर देखें तो ये RK जो मेथड है उसमें स्टेप साइज डिफाइन किया हुआ है। अगर आप ये यहाँ पे h को डिफाइन नहीं करेंगे फंक्शन को डिफाइन करते हुए तो इट वॉन्ट वर्क। ये उसकी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर स्कीम देखें ODE 45 की, उसके लिए आपको स्टेप साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं। जस्ट डिफाइन द फंक्शन, डिफाइन द टाइम स्पैन जिसमें सॉल्व करना है एंड डिफाइन द इनिशियल कंडीशंस। ये आपको जरूरी यहाँ पे डिफाइन करना है। इसके अलावा कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं। यू कैन डिफाइन सो मैनी अदर थिंग्स जो कि उसके ODE सेट्स के अंदर जाकर डिफाइन कर सकते हैं। If you have additional inputs or the control over the solver, अब ये करता ही है बेसिकली। ये जो सॉल्वर हैं ODE 45 या ODE 23 दीज आर रिगरसली डिफाइंड इन द मैटलैब। वो बेसिकली समटाइम हम यूनिफॉर्म स्टेप साइज यूज़ नहीं करना चाह रहे होते। जैसे कि प्रीवियस इस एग्जांपल में था कि एट एवरी नेक्स्ट लेवल वी हैव स्टेप साइज ऑफ 2, स्टेप साइज ऑफ 2, इस तरह से। समटाइम इट्स एप्लीकेबल एंड समटाइम ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाते हैं कि ये दो स्टेप साइज के बीच में जो वेरिएशन हैं बहुत ज़्यादा आ जाएं, एक सडनली पीक आ जाती है। इफ़ द प्रीवियस वैल्यू इज़ 1, नेक्स्ट वैल्यू इज़ 2, तो ये बेसिकली जो वैल्यूज़ वर्टिकल एक्सेस पे वैल्यूट करेगा वो इसको ये पता चलेगा और इस वैल्यू को यहाँ पे पता चलेगा। बीच में इतनी वेरिएशन कहाँ से आ गई, इट वॉन्ट अंडरस्टैंड एट ऑल।
और अगर आप वेरिएशन आती हैं बीच में, आप बहुत नैरो स्टेप साइज कर देते हैं, उसका प्रॉब्लम ये होगा कि जो नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी इवैल्यूएट करने वाली वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगी, तो आपकी जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए ये जो सॉल्वर हैं ये रिगरसली इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं कि जस्ट जो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम वो इसको एनालाइज करे, सॉल्वर एनालाइज करे कि प्रॉब्लम किस नेचर का है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर नॉन यूनिफॉर्म स्टेप साइज भी डिफाइन करना पड़ता है तो नॉन यूनिफॉर्म स्टेप साइज अपने हिसाब से डिफाइन कर ले। अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो एडिशनल इनपुट्स यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज वो अपनी मर्जी से स्टेप साइज उसको डिफाइन करके उसको सॉल्व कर देगा। तो दिस इज ऑल वेरिएशन जो जो कि इसमें है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये ODE 4.5 या ODE 2.3 यूज करेंगे। अगर आप इसको जस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस करके दे सकते हैं। ये फंक्शन एक डिफाइन किया है। अब ये फंक्शन इट्स नॉट डिफाइंड इन अ सेपरेट फाइल, rather it's defined in the same file। वो कमांड विंडो में आप इसको डिफाइन कर दें, या प्रोग्राम जहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल में एम फाइल में आप लिख रहे हैं आप उसमें डिफाइन कर लें। ठीक है, ये लाइन लिख लें, दिस इज द ODE। उसको सॉल्व करना है, एक सिंगल ODE है, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड जो आउटपुट है y। तो आपको आउटपुट की इनिशियल कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, टाइम स्टेप t वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 till 4 आपको वो डिफाइन करनी होगी, और फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब ODE 4.5 में फंक्शन को कॉल करें यू डोंट नीड टू राइट एट द रेट, लेकिन RK4 SYS में जब कॉल करना है तो उसमें एट द रेट dy/dt आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आप ODE 4.5 सॉल्वर है उसको यूज़ कर सकते हैं। और सेम वे ODE 4.5 को आप रिप्लेस करके देख लें ODE 2.3 के साथ, जस्ट कंपेयर कि उनके जो सोल्यूशन आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, आंसर में कितना डिफरेंस है। सो दैट विल गिव एन इंडिकेशन। और साथ में ये तो खैर क्वाइट सिंपल प्रॉब्लम है, अगर थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाए तो आप उसके लिए जो टाइम है वो डिफाइन कर लें। वो टाइम डिफाइन करने का वो होता है कि कितनी देर में सॉल्वर ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है कि स्टार्ट में जहाँ से सॉल्वर को इनिशिएट कर रहे हैं उसमें टिक लगा दें, और लिए लिखना होगा बेसिकली एक लाइन की, और एड लाइन में उसको टॉक लिख दें। तो बेसिकली ये टिकटॉक वो है जो कि बताएगा कि कितने टाइम लगाया है सॉल्वर ने इसको सॉल्व करते हुए। इट कैन बी माइक्रो सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स और मिनट, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सॉल्वर है वो कितना टाइम लेता है इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। ये आगे कुछ आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इन एग्जांपल्स को व्यू करके देख लें जस्ट टू एक्सपीरियंस कि जो सिस्टम ऑफ ODEs है उसको ODE 4.5 जो सॉल्वर है MATLAB का बिल्ट इन सॉल्वर है वो किस तरह से हैंडल करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द MATLAB इम्प्लीमेंटेशन। अभी तक क्वेश्चन हो किसी का? वी हैव ऑलमोस्ट 4 to 5 minutes to finish this lecture. No? जिसके बाद एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको हम स्टिफ प्रॉब्लम कहते हैं या स्टिफ ODEs कहते हैं। और ये स्टिफ ODEs बेसिकली इसलिए होते हैं या इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक आपके पास रेंज होती है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक, और दूसरा उसके अंदर होता है कि प्रॉब्लम की जो वेरिएशंस आ रही हैं, जो सोल्यूशन वेरी कर रहा है विद इन दैट रेंज, वो कितना अब्रप्टली या स्मूथली वेरी कर रहा है। सो लेट्स से जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने स्टेप साइज यूज़ किया है या इसी को हिसाब से देख लें कि वी हैव इंटरवल बिटवीन 0 and 4। अगर आप इसको 10 इन बिटवीन इंटरवल्स में आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, देन यू विल टेक 4 minus 0 divided by 10। You will end up with the step size of 0.4। 0.4 को यूज़ करके आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। उसका मसला ये बनेगा कि ये जो इनिशियल पीक है इसमें ये 0.4 स्टेप साइज कभी भी उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम विद द इनिशियल कंडीशन यू हैव। टाइम 0 पे जो सोल्यूशन होगा वो मे बी इट्स अ 0 ओवर हियर, और उसके बाद सॉल्व करेगा 0.4 पे, 0.4 विल बी समवेयर हियर, तो समवेयर हियर उसको ये वाला सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। इन सोल्यूशन के इन बिटवीन वेरिएशन किस तरह से है, सॉल्वर विल बी टोटली ब्लाइंड ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो वो हो सकता है कि इसको ना लीनियर बना दे यहाँ पे,
ठीक है, या अगर उसको एवरेज आउट करके इसको स्मूथ कर्व बना दे। लेकिन कभी भी ये जो अब्रप्ट वेरिएशन है उसके इन बिटवीन, और वो वेरिएशन इट्स इन फैक्ट इवन विद द टाइम लेस देन 0.05 सेकंड्स में या 0.05 मिनट्स में, वट एवर द टाइम यूनिट इज, उसमें चेंज आई है, ये स्टेप साइज कभी भी उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको स्टिफ सिस्टम्स कहते हैं। एंड स्टिफ सिस्टम अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं, सो दिस सिस्टम इज वन इन्वॉल्विंग rapidly changing components together with slowly changing ones। ये कुछ components हैं वो बहुत abruptly change हो रहे हैं, और कुछ components हैं वो बहुत slowly change हो रहे हैं। तो अगर बहुत abrupt time variations हैं between the output solutions or between domain, overall domain and the solution at any particular event, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल दी है कि एक फंक्शन है वो इस तरह से इवैल्यूएट हो रहा है, और उसके साथ ही अगर ये दूसरा फंक्शन आप ले रहे हैं उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है। अब ये दोनों फंक्शन के सोल्यूशन है कंपेयर टू ईच अदर, वो बड़ा अब्रप्टली एट सर्टेन पॉइंट चेंज हो रहे हैं, देन वी कॉल सच सिस्टम एज अ स्टिफ ओडीईज। इनको हैंडल करने का जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि वी डिफाइन एल्गोरिथम इन सच अ वे कि ये जो स्टेप साइज है ये बेसिकली जो सॉल्वर है खुद से आइडेंटिफाई करे कि स्टेप साइज क्या होना चाहिए, एंड इट शुड बी दैट कैपेबल कि वो जहाँ पे उसको फील हो कि वेरिएशंस बहुत अब्रप्टली होना शुरू हो गई हैं वहाँ पे स्टेप साइज को रिड्यूस कर दे, और जहाँ पे स्मूथली वेरिएशंस आ रही हैं वहाँ पे स्टेप साइज को इनलार्ज कर दे, ताकि जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं वो ऑप्टिमम रहें या जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। तो दिस इज स्टिफ सिस्टम्स, और दिस इज द वे टू सॉल्व सच स्टिफ सिस्टम्स। और उसकी एक एग्जांपल जो है यहाँ पे दी हुई है वो ये वाली है। यू कैन टेक दिस एग्जांपल एंड यू कैन अटेम्प्ट एंड लेट्स सी कि ये फंक्शन किस तरह से प्लॉट हो रहा है। तो इनको सॉल्व करने के लिए इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो बिल्ड इन एल्गोरिथम्स हैं जो कि वेरिएबल स्टेप साइज को ऑप्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ODE45 इज मोर रिगरस देन ODE23, लेकिन अगर सिस्टम सिंपल है तो ODE23 इज मोर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। वो ज़्यादा क्या कहते हैं यूज़र फ्रेंडली है, कंप्यूटेशन कॉस्ट रिलेटिवली कम है, बट इफ द सिस्टम इज़ कम्प्लेक्स तो हो सकता है ये उसको सॉल्व ना कर पाए ODE45। आप जाके देखें मैटलैब के अंदर, यू मे फाइंड आउट मोर ODE, देयर इज अनदर 15, देयर इज अनदर 2, 3, एज ये और भी वेरिएशंस हैं ODE सॉल्वर्स के जो कि मैटलैब के अंदर मौजूद हैं। यू कैन ट्राई दो सॉल्वर्स एज वेल। So this is all about ODEs and solution techniques that can handle ordinary differential equations. आगे मैंने कुछ assignments लिस्ट की हैं, just take these assignments और different आप इसमें जो solution algorithms हैं या solution techniques हैं आप उसको apply करें and then figure out how this came out to be। ये उसके बाद 5 आपको assignments दिए हैं, just go back home and try to solve these equations। ठीक है, any other questions so far? सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था रिगार्डिंग थीसिस। सर हमारी लैब्स में इलेक्ट्रोस्पन की वो है इंस्ट्रूमेंट मौजूद है?